जी, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, कि ये वाकई में 1940 के रेजोल्यूशन के मुताबिक है, तो उसमें क्या वाकई में एक पूरा प्लान था कि इस तरह के फेडरल स्ट्रक्चर या कन्फेडरेशन का कोई बनाया जाएगा, कोई प्रपोजल, और फिर उसको प्रपोज किया जाएगा? तो व्हाट्स एक्चुअली बैकग्राउंड बिहाइंड ये रेजोल्यूशन जो है, इसकी अगर आप लैंग्वेज देखें तो उसमें तो है कि वी डिमांड के जहाँ जहाँ मुसलमान कंटिगुअस होते हैं, साथ साथ इलाके हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उनको अलग करके मुस्लिम स्टेट्स बनाई जाएं। और ये भी कहा कि वो जो स्टेट्स बनेंगी उनके यूनिट्स जो होंगे उनके अंदर वो ऑटोनमस और सॉवरन होंगे। पहली दफ़ा सारे हिंदुस्तान से ये लोग बुला रहे थे मुसलमानों को, और उनकी एक दूसरे से कोई कॉमन इंटरेस्ट था नहीं था किसी को नहीं पता। तो ऐसी जुबान रखी गई कि हर एक ने अपनी पसंद की उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन डाली। इस स्टेट को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था, ये एक फेडरेशन होनी चाहिए थी, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं ये एक कॉन्फेडरेशन होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने जानबूझ के ये डिफाइन नहीं किया कि ये क्या होगी, लेकिन कई पोजीशंस हैं। सबसे पहले 40 के रेजोल्यूशन के मुताबिक तो स्टेट्स होनी थी, स्टेट्स, मुस्लिम स्टेट्स, वो कैसे एक बन गई, वन क्वेश्चन। और इस स्टेट के अंदर जो यूनिट है वो फेडरेशन होने चाहिए थे या कॉन्फेडरेशन। लेकिन जो पाकिस्तान बना उसमें वेस्ट पाकिस्तान के पास सारी पावर आ गई, और वेस्ट पाकिस्तान में भी पावर जो है पंजाब के पास और उर्दू स्पीकिंग माइग्रेंट्स के पास आई। ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान को कभी फेडरेशन के तौर पे भी नहीं चलाया, बल्कि बाद में तो इन्होंने वन यूनिट भी बना दिया। लोग कहते हैं जी अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाने का पहले से सोच लिया। मैंने कहा ये भी कंस्पिरेसी थ्योरी है, ग्रैंड कंस्पिरेसी थ्योरी। बात यह है कि अंग्रेज तो इंडिया को छोड़ना ही नहीं थे चाहते, तो पाकिस्तान क्यों बनाते या इंडिया क्यों बनाते हो? वो तो रहना चाहते थे यहाँ पे। वो तो सेकंड वर्ल्ड वॉर ने उनकी कमर तोड़ दी। अमेरिका चाहता था कि दुनिया में ये जो कॉलोनीज की है ना कंट्रोल मार्केट्स की, वो खत्म हो, फ्री ट्रेड हो, ताकि उनकी गुड्स बिके। जब तक ये कॉलोनीज थी तो वो बिक नहीं थी सकती। अंग्रेजों को समझ आ गई कि अगर आपने इंडिया के अंदर अपना एक होल्ड रखना है तो पाकिस्तान बना दो। हेलो फ्रेंड्स, अली अब्बास टॉक्स में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, अगेन हमारे साथ हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद, सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और एकेडमिशियंस हैं। और सर, आई एम रियली ऑलवेज ऑनर्ड टू हैव यू इन माय सेशंस। थैंक यू सो मच। आज हम बात कर रहे हैं 1940 के रेजोल्यूशन के हवाले से, और मैं हमेशा इसमें क्यूरियस होता हूँ कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, कि ये वाकई में 1940 के रेजोल्यूशन के मुताबिक है, या 1940 का जो इजलास था जो लाहौर का, तो उसमें क्या वाकई में एक पूरा प्लान था कि इस तरह के फेडरल स्ट्रक्चर या कन्फेडरेशन का कोई बनाया जाएगा, कोई प्रपोजल, और फिर उसको प्रपोज किया जाएगा? तो व्हाट्स एक्चुअली बैकग्राउंड बिहाइंड? देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कांग्रेस ने कहा कि हम अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे इस जंग में, सबसे पहले ये ट्रांसफर करें पावर हमें, हम एक आज़ाद मुल्क बनने के बाद हम जो अपनी ड्यूटी है फैशिज्म के खिलाफ वो पूरी करेंगे अमन के हक में। हाँ जी, उस जमाने में 8 प्रोविंसेस में उनकी हुकूमतें भी थीं इलेक्शन के बाद ना, 1937 के इलेक्शन के बाद, जो कि अंग्रेजों को बिल्कुल कबूल नहीं था। यहां से उन्होंने 2.5 मिलियन सोल्जर्स रिक्रूट करने थे, तो वो कांग्रेस को कैसे दे देते? तो कांग्रेस की सियासत के रिएक्शन में जिन्ना साहब ने जाके कहा कि हम आपकी मदद करेंगे इस जंग के दौरान हर तरीके से, लेकिन जंग जब खत्म हो जाए तो उसके बाद राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हमें दिया जाए मुसलमानों को, जो कि अंग्रेजों ने डायरेक्टली नहीं दिया। लेकिन लिनलिथ-गो ने पैगाम भेजा जिन्ना साहब को कि भाई कोई कंक्रीट बात करो, व्हाट डू यू वांट। और सर जफरुल्लाह खान जो हैं, जो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर बने, उनकी किताब है, उन्होंने आर्ग्यू किया है, क्योंकि वो मेंबर थे वाइसरॉय की काउंसिल के, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, कि मुझे लिनलिथ-गो ने कहा कि ये मुस्लिम लीगियों को एक मुसवदा बना के दो कि वो क्या ठोस किस्म की क्या चीज़ वो डिमांड करते हैं।
तो जफरुल्लाह कहता है कि ये मैंने ये फ्रेम की और 15 अगस्त को ये मैंने पास ऑन कर दी टू द मुस्लिम लीग। अब बाद में इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लोगों ने उठाया कि क्या जफरुल्लाह ने की या कुछ लोग और भी क्लेम करते हैं ऑथरशिप। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये रेजोल्यूशन जो है इसकी अगर आप लैंग्वेज देखें तो उसमें तो है कि वी डिमांड के जहां जहां मुसलमान कंटिगुअस होते हैं, साथ साथ इलाके हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, उनको अलग करके मुस्लिम स्टेट्स बनाई जाएं। एक नहीं, दो नहीं, स्टेट्स बनाई जाएं। और यह भी कहा कि वो जो स्टेट्स बनेंगी उनके यूनिट्स जो होंगे उनके अंदर वो ऑटोनमस और सॉवरन होंगे। तो ये जुबान जो है इतनी लूज मेरे ख्याल जानबूझ के रखी गई, क्योंकि पहली दफा सारे हिंदुस्तान से ये लोग बुला रहे थे मुसलमानों को, और उनकी एक दूसरे से कोई कॉमन इंटरेस्ट था नहीं था किसी को नहीं पता। तो ऐसी जुबान रखी गई कि हर एक ने अपनी पसंद की उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन डाली। तो अगर हम कहें कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल कई स्टेट्स का आइडिया था जो बाद में एक स्टेट बनी। ओके, एक स्टेट बनी बाद में। इस स्टेट को जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था ये एक फेडरेशन होनी चाहिए थी, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं ये एक कॉन्फेडरेशन होनी चाहिए थी। समझ गए आप? जी सर। डजंट मैटर, रेजोल्यूशन अपनी जगह है जहां पे, वहां पे उसने तो बात की है कि अगर हमारे साथ हिंदू ये करेंगे वो करेंगे तो हम तो हिस्टोरिकली हिंदुओं को मार चुके हैं। तो फजलुल हक की बात 23-24 मार्च वाली इंपॉर्टेंट है। बाद में उसकी जो राय है, बाद में जिन्ना ने उसका बुरा हाल नहीं किया। ही वॉज जस्ट एन इंडिविजुअल, रियल पावर वॉज विद जिन्ना। जी सर। लेकिन इन्होंने जानबूझ के ये डिफाइन नहीं किया कि ये क्या होगी, लेकिन कई पोजीशंस हैं। सबसे पहले 40 के रेजोल्यूशन के मुताबिक तो स्टेट्स होनी थी, स्टेट्स, मुस्लिम स्टेट्स। वो कैसे एक बन गई, वन क्वेश्चन। और इस स्टेट के अंदर जो यूनिट है वो फेडरेशन होने चाहिए थे या कॉन्फेडरेशन। लेकिन जो पाकिस्तान बना उसमें ईस्ट पाकिस्तान जो है वो एक डोमिनेटेड इलाका बन गया। वेस्ट पाकिस्तान के पास सारी पावर आ गई, और वेस्ट पाकिस्तान में भी पावर जो है पंजाब के पास और उर्दू स्पीकिंग माइग्रेंट्स के पास आई। ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान को कभी फेडरेशन के तौर पे भी नहीं चलाया, बल्कि बाद में तो इन्होंने वन यूनिट भी बना दिया। तो सर वो जो पार्टीशन एक्ट था, क्या उसकी मुताबिकत पे है कोई 1940 के रेजोल्यूशन से? या ये भी एक कहा जाता है कि जो 3 मार्च 1943 में जो सिंध हुआ था, इल्हाक किया था पाकिस्तान से, तो क्या वो भी 1940 के रेजोल्यूशन से कहते हैं कि हम 1940 रेजोल्यूशन की बुनियाद पे उसमें इल्हाक हुए थे, मतलब उसमें वो किया था पाकिस्तान के लिए? आपने अगर अली मोहम्मद राशिदी की किताब पढ़ी है तो उसका तो क्लेम है कि मैं लाहौर जाके मैंने बताया जिन्ना साहब को और इनको कि क्या, वो क्लेम करता है कि लाहौर रेजोल्यूशन मैंने फ्रेम किया है। डू यू नो? अली मोहम्मद राशिदी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। उनका क्लेम है कि ये तो रेजोल्यूशन ही हमने, उसने कहा है कि सबसे पहले हमने 38 में ये आइडिया दिया मुस्लिम सेल्फ डिटर्मिनेशन का, फिर हमने सखर में जो हिंदुओं के साथ जो झगड़ा हुआ वहां पे शो किया जिन्ना साहब को कि पाकिस्तान कभी नहीं बनेगा अगर आप कम्युनल राइट्स नहीं कराएंगे। दिस इज हिज क्लेम, सिंधी लीडर अली मोहम्मद राशिदी। और फिर वो कहते हैं कि मैं चला गया लाहौर और मैंने बताया ये यानी जफरुल्लाह का नहीं है, ये मेरा है लाहौर रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन में, और बाद में ये वही अली मोहम्मद राशिदी है जिसने अयूब खोड़ू के साथ मिलकर वन यूनिट बनवाया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, सीरीज में। हाँ, ये सारी चीजें जो है ना, अब सिंध के अंदर नेशनलिस्ट जो हैं वो अपनी जो है अपने वो क्या कहते हैं कबर्ड में स्केलेटन जो है उनको देखने के हक में नहीं है। मैंने कहा है कि द ओनली प्रोविंस विच वोटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान, द ओनली इज सिंध।
तो ये जो फिर कहा जाता है, पलीजू साहब कहते थे कि पाकिस्तान को एक ही तो है, वो कहाँ बनाते पाकिस्तान। केपी में जो है वो कांग्रेस थी, पंजाब में जो है वो ये पंजाब यूनिस्ट दौलताना पार्टी साहब थी। जी जी। यूनियनिस्ट पार्टी थी। तो बलूचिस्तान में तो ये अलग सिस्टम था, कैलेट स्टेट। जी और जी। तो वो पाकिस्तान तो सिंध में ही बनाना था उनको, तो सिंध ने पाकिस्तान बनाया। आप सिंध ने बनाया पाकिस्तान। ये जब मैं कहता हूं तो मेरे खिलाफ इतनी अब सिंधी नेशनलिस्ट, मैं कहा यार बात सुनो, मेरे साथ तुम बहस नहीं कर सकते अगर फैक्ट्स पे जाओ। इमोशंस जो भी हैं तुम्हारे, आई रिस्पेक्ट देम। मैं जीएम सैयद को भी आपका बहुत बड़ा लीडर मानता हूं, क्योंकि बाद में उसने कहा ये मुझसे गलती हुई है, ये कह देना बड़ी बात है। अली मोहम्मद राशिदी ने कभी नहीं कहा कि ये गलती हो गई या कुछ, उसने तो वन यूनिट बनाया और जीएम सैयद उसके खिलाफ थे, ठीक है ना। लेकिन शुरू ये सिंध से हुआ है सारा, पाकिस्तान की डिमांड। अच्छा, मुझे सर जो समझ आता है, क्योंकि जिस तरह से आपसे मतलब हम डिस्कस भी कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो 1939 तक जो वार पॉलिसी थी ब्रिटिश की, तब तक उनका कुछ इरादा और था, किस तरह से उनको बांटना है वो भी या तो क्लियर नहीं थे। ये जो 45 के बाद जो पार्टीशन एक्ट दिया इन्होंने, ये यूएसएसआर और मार्शल प्लान के तनाजुर में बिल्कुल जो है ना, क्योंकि वेवल चला गया और फिर माउंटबेटन आ गया, तो ये पॉलिसी पूरी एक 180 की जो है ना शिफ्ट लगती है, या कोई कोहेरेंस है इस दोनों में? नहीं नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लोग कहते हैं जी अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाने का पहले से सोच लिया। मैंने कहा ये भी कंस्पिरेसी थियरी है, ग्रैंड कंस्पिरेसी थियरी। बात यह है कि अंग्रेज तो इंडिया को छोड़ना ही नहीं थे चाहते, तो पाकिस्तान क्यों बनाते या इंडिया क्यों बनाते हो? वो तो रहना चाहते थे यहाँ पे। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने उनकी कमर तोड़ दी इकोनॉमी की। आपको पता है जर्मन बॉम्बिंग जो है, लंदन, मैनचेस्टर, शेफील्ड, जहां जहां उनकी इंडस्ट्री थी उसको तबाह कर दिया था। और अमेरिका चाहता था कि दुनिया में ये जो कॉलोनीज की है ना कंट्रोल मार्केट्स की, वो खत्म हो, फ्री ट्रेड हो, ताकि उनकी गुड्स बिके। जब तक ये कॉलोनीज थी तो वो बिक नहीं थी सकती, यानी ब्रिटिश कॉलोनीज में ब्रिटिश चीजें बिकती थी। वो कैपिटलिस्ट एक फ्री ट्रेड मार्केट चाहते थे, बिल्कुल। हाँ, वो चाहते थे अब फ्री ट्रेड आए। तो फ्री ट्रेड तो तब भी होती ना ये कॉलोनियलिज्म खत्म होता। और सोवियत यूनियन तो वैसे ही थर्ड वर्ल्ड की आजादी के हक में आप कह सकते हैं। तो दोनों सुपर पावर्स जो हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की, वो दोनों एंटी कॉलोनियल पावर्स थी फॉर डिफरेंट रीजंस। द अमेरिकन फॉर फ्री ट्रेड, द सोवियत यूनियन फॉर एंटी इंपीरियलिज्म रीजन। ये है अकल की बात करने वाली, जो इन्हें समझ नहीं आती किसी को। तो पाकिस्तान बनाया गया जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस में अभी भी एंटी इंपीरियलिज्म, सोशलिज्म, इस किस्म की बातें होती हैं। जबकि जिन्ना साहब तो 45-46 से अमेरिकन को कह रहे थे हमें बनाएं फ्रंट लाइन स्टेट, हम कम्युनिज्म को रोकने के लिए आपकी फ्रंट लाइन बनेंगे साउथ एशिया में। तो मुस्लिम लीग की इस स्टैंड को ब्रिटेन ने, अंग्रेजों को समझ आ गई कि अगर आपने इंडिया के अंदर अपना एक होल्ड रखना है तो पाकिस्तान बना दो। अमेरिकन इसके हक में नहीं थे। वो समझते थे यूनाइटेड इंडिया अंडर कांग्रेस, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक जैसे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चाइना के राइज को रोक सकती है जो कम्युनिस्ट बन रहा था। लेकिन अंग्रेज तो बड़े बदमाश है ना। उनको 1830 से वो ग्रेट गेम खेल रहे थे रशिया के खिलाफ। तो पाकिस्तान उन्होंने लास्ट मोमेंट में बनाया। मैंने कहा इट इज अ ट्वाइलाइट डिसीजन। ट्वाइलाइट आप समझते हैं ना, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो लाल हो जाता है। तो उस मौके पे जाते जाते उन्होंने कहा नहीं, डिवाइड करो और पाकिस्तान बना दो। और देखो फिर पाकिस्तान के जरिए उन्होंने बाद में अफगान जिहाद जो हुआ है वो पाकिस्तान के जरिए से हुआ है ना। मैं सर इसी पे आता हूं, क्योंकि इसके बाद जो फौरन जो मेजर 2 पॉइंट्स आते हैं टर्मिन, एक तो जिनाज इररिलेवेंस, क्योंकि जिना तो उसको या तो खैर अंदाजा नहीं था कि ये जो पार्टीशन के बाद जो पॉलिसीज बनी है ये सारी मिलिटराइज्ड और क्लाइंट स्टेट के तौर पर आगे जाएगा। तो जिनाज की डेमोक्रेसी, जिना ऑफर्ड के हम आपकी क्लाइंट स्टेट नंबर 1 है। अच्छा, द अमेरिकन्स वर नॉट कन्विंस्ड बाय जिना।
बल्कि वहां पे टाइम और लाइफ में तो जिन्ना के खिलाफ लिखा गया कि ये ऐसा आदमी है जो हेट्रेड को इस्तेमाल करता है सियासत के लिए। सो जिन्ना हैड अ वेरी बैड प्रेस इन अमेरिका, ये याद रखना। तो फिर वो इरेलेवेंट क्यों हो गया? मतलब या तो उसको अंदर क्योंकि इंडिया ने कहा ना कि हम दोनों ब्लॉक से आजाद रहेंगे, और उन्होंने नॉन अलाइंड पॉलिसी भी तो बनाई ना, फिर आप देख लें। तो पाकिस्तान ने कहा ना कि हम आपके फ्रंट लाइन बनते हैं, तो हमने सेंटो भी ज्वाइन किया, सिएटो भी ज्वाइन किया। हाँ, हमने 1954 में डायरेक्ट अमेरिका के साथ मिलिट्री पैक्ट किया, 59 में दोबारा किया। तो पाकिस्तान ने खुद ये सारे इनिशिएटिव ले गए, बल्कि अयूब खान के दौर में मशहूर था कहना कि पाकिस्तान इज द मोस्ट एलाई ऑफ द अमेरिकन इन एशिया। यानी खुद ही अपने आप को कह रहे थे कि हम आपके सबसे ज्यादा करीबी एलाइज हैं एशिया के अंदर, जबकि अमेरिकन ने कभी ये नहीं कहा कि वाकई आप हैं। क्योंकि 59 में मैंने वो कोट किया अपनी किताब गैरिजन स्टेट में, उन्होंने लिखा है कि ये हमें तो कहते हैं कि हमें ये एड चाहिए, इकोनॉमिक और मिलिट्री एड, ताकि हम कम्युनिज्म को रोकें, लेकिन हकीकत में ये सारी ये हमसे ले रहे हैं इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की। आप गैरिजन स्टेट में पढ़ लें, उनका ये स्टेट डिपार्टमेंट का ये एक डॉक्यूमेंट है। सो दे अंडरस्टूड बाय 59 कि ये गेम क्या हो रही है। अच्छा, तो सर फिर वो हमें फिर आज तक जो ये तो समझ लेना चाहिए, ये जो रिसेंट बयान भी आपने सुना होगा कि सिस्टम इज कोलैप्स नाउ, तो कौन सा मतलब फिर तो ये रीजन हमें कोई इतनी कोई मुश्किल तो नहीं लगनी चाहिए कि वाई सिस्टम इज कोलैप्स्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इज हमने जो कोल्ड वॉर में रोल प्ले किया और आज तक, हाउ डू यू थिंक? नो, आई डोंट नो व्हाई डिड ही से दैट। अब उनको कई देखो, इन्हीं लोगों ने एक जमाने में कहा कि 1 यूनिट बनाओ। ये क्या हुआ? कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, हम तो सब मुसलमान हैं। अब यही लोग कह रहे हैं कि ये जो 4 प्रोविंस हैं ये अनमैनेजेबल हैं, सिस्टम नहीं चल रहा, तो इनके छोटे यूनिट बनाओ। तो ये आप इनसे पूछे ना, व्हाई देन यू वांटेड 1 यूनिट? यू हैड completely opposite arguments. Now you have completely opposite arguments in the other direction. तो इनकी जो मर्जी होती है वैसे ही ये वो पॉलिसी बना लेते हैं। तो इस तरह है। और मैंने कहा सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं, आप हमें ये बताएं कि जिस तरह से इंडिया ने 1956 नवंबर 1 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सब स्टेट्स को एक ऑटोनॉमी का दर्जा तस्लीम किया कल्चरल लिंगुअल बुनियादों पर, हमें क्या है कि हम अगर ये तस्लीम कर लें कि ये फेडरल जो डोमिनॉन्स हैं ये एक नेचुरली एक वतनी हैसियत के तौर पर ऑटोनॉमस होने चाहिए, और एक नेचुरल जो मल्टा एथनो फेडरेशन है या मल्टा जो एक लिंगुअल और इसके बुनियाद पे हमें इसमें कोई खतरा है, या कोई इसको हम एज जो है वो हेटेड स्टेंट इस्तेमाल करते हैं डिवीजन के लिए? ये भी है, जब उन्होंने 56 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, हाँ जी, इंडिया के अंदर, तो उस जमाने में इंडिया की 9 स्टेट्स होती थी जिनको अब 28 स्टेट कर दिया गया है। तो ये नहीं कि उन्होंने वही बॉर्डर रखे। मसलन एक जमाने में बॉम्बे और गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के था, फिर गुजरात एक अलग प्रोविंस बनाया गया। हाँ जी, इसी तरह ये झारखंड जो है ये यूपी से अलग करके बनाया गया, कुछ बिहार के इलाके, छत्तीसगढ़। हाँ जी, ये उन्होंने करते करते करते, जैसे आप बता रहे हैं कि अनइवन डेवलपमेंट की वजह से लोकल इलाकों को जरूरत होती है मदद की, और फिर कुछ जुबान का भी मसला या कल्चर का होता है, तो उस बुनियाद पे भी आप प्रोविंस बनाते जाएं। लेकिन जो इंडिया में मेन है कि विद इन द इंडियन फेडरेशन आप अगर डिमांड करें कि हमें अलग प्रोविंस दे दिया जाए, तो वी कैन लुक एट इट। जरूरी नहीं कि माना जाए, लेकिन इंडियन यूनियन से आप बाहर नहीं निकल सकते। निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर पूरी इंडियन स्टेट आपके पीछे आएगी। जैसे कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर अपनी मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल की, खालिस्तान मूवमेंट पे की, उधर नागालैंड मूवमेंट थी उस पे की, मिजोरम में भी की। तो इंडियन सिस्टम है
कि ठीक है, 9 स्टेट्स को 28 किया जा सकता है, 8 वो टेरिटरीज बनाई जा सकती हैं जो कि डायरेक्ट जो है सेंटर उसको मैनेज करे। हाँ जी जी सर। लेकिन यू कांट ऑप्ट आउट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान के अंदर ये 4 प्रोविंस जो हैं, इसके अंदर भी कुछ लोग कहते हैं जो सराइकी बोलते हैं कि जी हम पंजाबी नहीं हैं, हमें अपना प्रोविंस दिया जाए पंजाब में। हाँ जी, अब तो कुछ वो उधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर भी जो हज़ारा हैं जो हिंदको स्पीकिंग है, वो कहते हैं हम पख्तून, हम तो पश्तो बोलते नहीं, हमें अपना दिया जाए। सिंध के अंदर हम देखते हैं अलबत्ता सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है मासवाए कराची के, वहां पे लोग कहते हैं जी हमें ये कर दो वो कर दो। तो ये सिंध अब पाकिस्तान को कन्विंस करे कि जी बाकी प्रोविंस तो ब्रेकअप का वो करने हैं, सिंध को ना किया जाए। मैं नहीं इसमें कोई पोजीशन लेना चाहता, क्योंकि अगर उन्होंने करने हैं तो वो कर देंगे यार। पहले भी उन्होंने किसकी बात सुनी है? कुछ लोगों को जेल में डालना होगा, कुछ को रिश्वत देनी होगी सिंध के अंदर। भाई प्रेसिडेंट तो आपकी पाकिस्तान के सिंधी हैं ना, कि नहीं? हु रन्स दिस? और सिंधी नेशनलिज्म की सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी ने उसको टक्कर ली उसके साथ। ये तो सेंट्रिस्ट पार्टी थी हमेशा से। तो सिंधियों को अपने सिंधियों के साथ रिजॉल्व कर रहे हैं। मेरे पीछे पता नहीं क्यों पड़ गए थे। फिर मैंने सबको लिखा, मैं कहा मेरे ये 2 हैं वीडियो जिसका जवाब दें। उसके बाद ठंडे हो गए, आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम देम। किसी ने लिख दिया कि जी ये पहले ये देखो ये सिंध इससे बुलाया गया था, ये इसका। मैंने इस बात पे आपके पीछे पड़ गए थे जो आपको सिंध के जो पाकिस्तान के लिए ये रेजोल्यूशन पास करने के हवाले से जो आप बात कर रहे होते हैं? नहीं, ये जो हुकूमत ने जो ये कहा था ना कि प्रोविंसेस बनाए जाएं, तो हालांकि मेरे उस वीडियो में मैंने कहा है कि सिंध में मैं गया था लास्ट ईयर और वहां पे सबसे ज्यादा ऑपोजिशन थी टू दिस। फिर भी इन्होंने ये वो कोई है कोई शेख समथिंग पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने बना दी। और फिर मैंने कहा कि यार ये मेरा वीडियो, ये नंबर 2 वीडियो, इसका जवाब दो। उसके बाद मैंने उनसे कोई बात नहीं सुनी। अब इस वीडियो के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा है मेरे लिए। और मैं आपके जरिए कहता हूं मेरा जवाब दो यार। कहां मैंने कहा कि सिंध को तोड़ दो? अलबत्ता पंजाब के एक आर्गुमेंट इसमें यह है कि पंजाब इज 52-53%। तो अगर पंजाब के ये प्रोविंस बाकियों को डोमिनेट करता है और इसके सराइकी प्रोविंस बन जाता है या कुछ, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। पंजाबी नेशनलिस्ट मेरे पीछे अब वो गालियां और ये और वो, तो अब क्या किया जाए इनका? चलें सर, अब हम पीछे थोड़ा हो जाते हैं, आखिरी में इसको कंक्लूड करते हैं। इसको यही मुझे क्यों था कि ये जो मतलब आई वाज क्यूरियस अबाउट कि यू मीन के ये जो 1940 का रेजोल्यूशन है, क्या ये वाकई में जो करंट फेडरेशन का नेचर है जो आज पाकिस्तान बना है इसको डिफाइन करता है या नहीं करता? या ये जो पहले वार पॉलिसी थी जैसे आपने कहा कि ब्रिटिशर्स की, फिर 1945 पे दूसरी पॉलिसी? जस्ट वी कैन कंक्लूड। नहीं, वो लेट्स सम इट अप। मैंने कहा कि लाहौर रेजोल्यूशन अगर देखें तो इट इज अबाउट मुस्लिम स्टेट्स इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन। वो इंडिपेंडेंट होके कॉन्फेडरेशन बने ना बने उसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कहा गया कि उन स्टेट्स के अंदर जो यूनिट होंगे वो इंडिपेंडेंट और यानी उनके पास मैक्सिमम फ्रीडम होगी। तो अब लोग कहते हैं जी उसका तो मतलब ही ये था कि एक फेडरेशन बनेगी। तो मैंने कहा पाकिस्तान तो अभी फेडरेशन ही कहती है ना अपने आप को। पहले दिन से पाकिस्तान फेडरेशन ही रहा है। जब इन्होंने 1 यूनिट भी बनाया था तब भी फेडरेशन थी, बट उसके 2 यूनिट थे। लेकिन क्या ये फेडरेशन होती है जिसके अंदर सेंटर के पास इतनी पावर हो कि वो जो चाहे कर दे? पहले 1 यूनिट बना दिया, अब कहते हैं उसको तोड़ के जो 4 प्रोविंस हैं इनके 18 प्रोविंस, कोई कहता है 34 प्रोविंस। तो बात ये है, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, वो मोहसिन नकवी कोई मुझसे एडवाइस थोड़ी लेता है कि मेरे पर आप इल्जाम लगाना शुरू कर दो। कोई अकल भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। और अपनी गो बैक एंड लुक इनटू योर ओन
वो क्या कहते हैं क्लोजेट, वहां पे क्या क्या रखा हुआ है। पाकिस्तान ज्वाइन किसने सबसे पहले रेजोल्यूशन पास किया? सिंध ने किया, पंजाब ने तो नहीं किया, ना फ्रंटियर ने किया, और बलोचों के अंदर भी कलात स्टेट वाज अपोज टू इट। तो पंजाबी में कहते हैं हुन चूपो लो मौजे दी। हाँ ठीक है। तो सर यही है कि, और मुझे वो पार्टीशन पे तो हम बात कर चुके हैं, पार्टीशन की दुमा हाँ, जो वो जी उसमें जो आपकी बुक भी है ब्लडेड पार्टीशन, और उसमें जो सारा पंजाब कुछ और मैं कर चुका हूं। जिना की जिसने मेरी किताब पढ़ ली है, आपने पढ़ी है कि नहीं अभी, सच बताओ। जी सर बिल्कुल मैंने पढ़ी है आपकी किताब। बस फिर आपने पढ़ लिया है तो बड़ा फर्क पड़ जाता है ना, यू नो माई पोजीशन। इनमें से ये कई एकेडमिक जो बैठे हैं ना सिंध के अंदर, दे हैव नॉट गॉन थ्रू माई बुक ऑन जिना। ना मेरी पंजाब वाली किताब पढ़ी है, ना गैरिजन स्टेट पढ़ी है, और ये सारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं। यार मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मेरी किताबें पढ़ने के बाद इस किस्म का सवाल किया जाए तो या तो ये लोग इतने नालायक हैं कि इनको मेरी स्टैंड पॉइंट समझ नहीं आती, या ये फिर फ्रॉड हैं सारे। मुझे तो सर एक्सप्लेन करो ना, कहां मैंने एंटी सिंध कहां बात की है? वाई शुड आई? मेरा सिंध ने क्या लिया है? मुझे तो हमेशा वेलकम किया गया है, प्यार दी गई है, मोहब्बत दी गई है। बिल्कुल और सर यही आप हाँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। हाँ, मैं पंजाब की यानी गैरिजन स्टेट लिखने के बाद मैं मोहसिन नकवी का स्पोक्समैन बन सकता हूं कभी? हाँ, पीपल हैव टू थिंक। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, इट वाज सो अमेजिंग टू टॉक विथ यू एज यूजुअल, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।